नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अध्याय 4 की धारा 21 से 24 के विषय में। दोस्तों, धारा 21 किराएदार के अध्यासन में भवन की निर्मुक्ति के लिए कार्रवाइयों से संबंधित है। धारा 21 के अंतर्गत किसी भवन के स्वामी द्वारा भवन से किराएदार की बेदखली के लिए तथा भवन को अपने पक्ष में निर्मुक्त कराने के लिए कार्रवाइयों का उपबंध किया गया है। बेदखली की कोई भी कार्यवाही भवन स्वामी द्वारा धारा 21(1) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र नियत प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए जाने पर प्रारंभ होती है। तो धारा 21(1) के अंतर्गत भवन को निर्मुक्त किए जाने के लिए कोई आवेदन दो आधारों पर दिया जा सकता है। नंबर 1, धारा 21 की उपधारा 1 के खंड का के अंतर्गत, या फिर धारा 21 की उपधारा 2 के खंड खा के अंतर्गत। धारा 21 की उपधारा 1 के खंड का के अंतर्गत एक भवन स्वामी को अगर भवन की आवासिक प्रयोजनों यानी कि रहने के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता है, या फिर किसी व्यापार के लिए या प्रोफेशन के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए मकानदार किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी है, तो उसे उस ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए आवश्यकता है, तो वह किराएदार को बेदखल कराने का आवेदन पत्र इस आधार पर दे सकेगा। यहां पर वास्तविक आवश्यकता शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए, मतलब उसे वास्तव में जरूरत हो, खाली उसकी इच्छा या कामना नहीं होनी चाहिए। और इसी उपधारा के खंड खा में यह ग्राउंड दिया गया है कि उसका भवन जीर्णावस्था में है और उसे फौरन गिराए जाने और गिराकर दोबारा बनाए जाने की आवश्यकता है। अब इसका लॉजिक आपको समझ में आया? देखिए, जब बिल्डिंग ही इतनी जीर्ण अवस्था में है कि कब गिर जाए पता नहीं, तो फिर उसे तो भवन स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त करना ही श्रेयस्कर होगा, ताकि वह भवन स्वामी उसको फौरन गिराकर उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बना ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बेयर एक्ट पर जरा शार्प नज़र रखिएगा। अब इसमें 4 परंतुक आएंगे। इसी धारा 21 में 4 परंतुक आएंगे, इन्हें आप बेयर एक्ट में ध्यान से देखिए। धारा 21 का परंतुक 1 कहता है, जब मकानदार ने भवन खरीदा तो वह भवन खरीदे जाने से पहले से ही किराएदार के अध्यासन में था। मतलब किराएदार जब मकान खरीदा जा रहा था तो मकान खरीदे जाने से पहले से ही एक किराएदार के रूप में उस मकान में रह रहा था। तो खंड का में उल्लिखित कारणों से कोई आवेदन पत्र भवन खरीदे जाने की तारीख से 3 वर्ष तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा और उस मकान में आपके खरीदने से पहले से कोई किराएदार रह रहा है। अब आप खंड का में जो ग्राउंड दिया गया है वास्तविक आवश्यकता का, तो आप वो ग्राउंड लेते हैं और जज साहब से कहते हैं कि जज साहब, हमने ये मकान खरीद लिया है और हमें वास्तविक रूप से इसकी आवश्यकता भी है, इसलिए कृपया करके आप किराएदार को भवन से बेदखल कर दीजिए। तो बेदखल करना तो दूर, बल्कि भवन खरीदे जाने के दिनांक से 3 वर्ष तक बेदखली का आवेदन पत्र भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्या इस प्रोविजन का लॉजिक आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आपने जब भवन खरीदा तब आपको पता था कि किराएदार उसमें पहले से रह रहा है। भवन क्रय करने के बाद अगर आप उसे बिना किसी कारण के यूं ही किराएदार को बेदखल कर देंगे तो उस किराएदार को कितनी असुविधा उठानी पड़ेगी।
मतलब आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। आपने बगैर जेन्युइन रीज़न के उसे आप अपनी आवश्यकता का ग्राउंड देके कि हमने मकान खरीद लिया है, हमें अब मकान की वास्तविक रूप से आवश्यकता है, आप किराएदार को बेदखल कराना चाहते हैं, तो किराएदार को कितनी असुविधा उठानी पड़ेगी, वो कहाँ जाएगा। तो यह प्रावधान किराएदार के हित के रक्षार्थ रखा गया है। दूसरे, इसी परंतुक में यह भी कहा गया है कि मकानदार आवेदन देने के कम से कम 6 महीने पहले से किराएदार को एक नोटिस देगा। यानी कि आवेदन पत्र देने से कम 6 महीने पहले किराएदार को एक नोटिस देगा। हाँ, ऐसा नोटिस ये जरूरी नहीं है कि 3 साल पूरे होने के बाद ही दे, बल्कि वो 3 साल पूरे होने से पहले कभी भी दे सकेगा। अब धारा 21 के परंतुक 2 पर आइए। धारा 21 का परंतुक 2 यह कहता है कि यदि खंड का के अधीन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किसी भवन के निर्मुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र दिया जाता है, तो यदि भवन अनावासिक प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया था, तो नियत प्राधिकारी भवन स्वामी से किराएदार को 2 वर्ष के किराए से अनधिक धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोविजन है, इसका लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि कंपनसेशन क्यों दिला रहे हैं मकानदार से किराएदार को। देखिए, 2 पर्पस से किसी भवन को कोई व्यक्ति किराए पर देता है। एक होता है रेजिडेंशियल पर्पस, यानी कि रहने के लिए, और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, यानी कि एक तरीके से कॉमर्शियल पर्पस से। अब मान लीजिए किसी मकानदार ने किसी किराएदार को नॉन रेजिडेंशियल पर्पस से भवन किराए पर दिया, मतलब हो सकता है कि वह उस भवन से कोई व्यापार कर रहा हो या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई कार्य करता हो और उस भवन से उसकी जीविका चलती हो और उसी से उसका घर परिवार चलता हो। अब आप उस भवन के स्वामी हैं, आपने कहा कि भाई मुझे तो इस भवन की वास्तव में आवश्यकता है। तो एक बात ये सोचकर देखिए कि अगर आप उस किराएदार से भवन खाली करा लेंगे तो वह कहाँ जाएगा और खाएगा क्या, उसका परिवार और उसकी आजीविका कैसे चलेगी। इसीलिए उसे 2 वर्ष से अनधिक किराए के बराबर प्रतिकर दिलवा दिया जाता है, ताकि बेदखली के पश्चात वह सरवाइव कर ले और कोई दूसरा काम धंधा किसी दूसरी जगह से शुरू कर सके। अब आते हैं धारा 21 के परंतुक 3 पर। यह धारा 21 का परंतुक 3 कहता है कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोई भी आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि निम्नलिखित आधारों पर आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जाएगा। नंबर 1, ऐसे पूर्व न्यास के उद्देश्यों के लिए ग्राह्य नहीं होगा जिसके उद्देश्यों में धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके हिताधिकारियों में विभेद की व्यवस्था हो। देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोई व्यक्ति कहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं इन लोगों को नहीं दूंगा, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर विभेद करे कि मैं इसको भवन नहीं दूंगा, या फिर वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद करे कि भाई मैं तो यूपी का हूँ, ये बिहारी है, या ये नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे विभेद के आधार पर आवेदन पत्र को ग्रहण नहीं किया जाएगा। वैसे भी यह आधार तो संविधान का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और असंवैधानिक माना जाएगा, इसलिए ऐसा आवेदन पत्र ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। धारा 21 के परंतुक 3 का दूसरा आधार यह कहता है कि किसी आवासिक भवन के संबंध में किसी व्यापार के प्रयोजनों के लिए अध्यासन ग्राह्य नहीं होगा। ये क्या बात कह रहे हैं, ये समझ में आई आपको? देखिए, भवन है आवासिक, ठीक, आवासिक मतलब रेजिडेंशियल, रहने के पर्पज से, तो भवन कैसा है, आवासिक। और एक रेजिडेंशियल भवन में आप व्यापार करने के लिए
पोजीशन कैसे दे सकते हैं, अध्यासन कैसे करने दे सकते हैं। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 भी पढ़ा होगा। उस एक्ट में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रावधान होता है। एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो वह रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की परमिशन प्रायः नहीं देती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है, तो वह अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो अगर यहाँ पर इस एक्ट में हम ये अलाउ कर दें, तो फिर नगर नियोजन एक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट अथॉरिटी उस भवन को सील कर देगी और लीगल एक्शन ले लेगी, क्योंकि उसको ये राइट है। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा प्रावधान क्यों रखा जा रहा है कि आवासिक भवन के संबंध में किसी व्यापार के प्रयोजनों के लिए अध्यासन ग्राह्य नहीं होगा, कि क्यों एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर देखिए, आपको खाली पढ़ना ही नहीं है, आपको यह भी पढ़ना है कि किस धारा में क्या क्या प्रावधान रखा गया है, और उस प्रावधान को क्या, क्यों और कैसे के फैक्टर के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह प्रावधान क्यों रखा गया है, और उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं धारा 21 के परंतुक 4 पर। यह परंतुक तुलनात्मक कठिनाई के संबंध में प्रावधान करता है कि नियत प्राधिकारी आवेदन पत्र की अस्वीकृति से मकानदार की संभावित कठिनाई की तुलना में आवेदन पत्र की स्वीकृति से किराएदार की संभावित कठिनाई को ध्यान में रखेगा। अब क्या ये वाला प्रोविजन आप समझ पा रहे हैं? दरअसल यह परंतुक ये बात कह रहा है कि जब नियत प्राधिकारी आवेदन पत्र पर कोई निर्णय लेंगे, मान लीजिए कि आप ही नियत प्राधिकारी हैं और आपके सामने ऐसा कोई आवेदन पत्र आता है, तो आप तो हैं एक न्यायाधीश, इसलिए आप तो दोनों पक्षों के साथ न्याय करेंगे, दोनों पक्षों की असुविधा का भी ध्यान रखेंगे कि भाई किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना होने पाए। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप मकानदार का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर देते हैं तो उसको क्या क्या दिक्कत आएगी, और अगर आप उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उस किराएदार को क्या क्या दिक्कत आएगी। इसे आप और सरल लैंग्वेज के माध्यम से समझिए कि आप अगर उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेंगे और उस भवन को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त कर देंगे, तो फिर उसके किराएदार को कुछ कठिनाई तो आएगी ना, जब भवन मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगा। इसलिए एक तराजू के दो पलड़ों की तरह आप उन दोनों की कठिनाई की तुलना करेंगे ताकि दोनों ही पक्षों के साथ न्याय हो सके। इसीलिए इसे तुलनात्मक कठिनाई का प्रावधान कहा जाता है। अब आइए धारा 21 के स्पष्टीकरण पे। धारा 21 का स्पष्टीकरण ये बताता है कि किस परिस्थिति में किराएदार की कोई आपत्ति इस उपधारा के अधीन दिए गए किसी आवेदन पत्र के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी। दरअसल यदि किराएदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने, जो सामान्यतः उसके साथ निवास कर रहा हो या फिर उस पर पूर्णतया आश्रित हो, और उसने उसी नगर या म्यूनिसिपैलिटी या फिर नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया में कोई आवासिक भवन बनाया हुआ है, या रिक्त स्थिति में उसे अर्जित कर ले या अर्जन कर लिया और उसके पश्चात रिक्त करा लिया, तो फिर उस किराएदार की कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी। अब आप इसका लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए, आप इस प्रोविजन को समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ कि उसकी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी। उसकी आपत्ति अदालत इसलिए ग्राह्य नहीं करेगी क्योंकि जब उसी नगर में या फिर उसी नगर पालिका या नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया में अगर उसने अपना एक आवासिक भवन बना लिया है, तो फिर उसे दूसरे किसी मकानदार के भवन में किराए पर रहना की ज़रूरत क्या है। भाई मान लीजिए आप हैं, आप एक मकान में किराए पर रहते हैं और उसी नगर में आपने अपना एक मकान बना लिया है, तो फिर आप अपने मकान में रहेंगे ना, आप उस किराए के भवन में क्यों रहना चाहते हैं। भाई ऐसे ही वो व्यक्ति दो जगह पे एक साथ तो रह नहीं सकता, तो फिर वह उस नगर में अपने हाउस में रहे और किराए के भवन से अपना कब्जा हटाए
और किराए के भवन को खाली कर दे। इसीलिए इस स्पष्टीकरण में यह प्रावधान कर दिया गया है कि किराएदार का यदि अपना आवासिक भवन उसी नगर में है तो फिर उसे आपत्ति करने नहीं दी जाएगी। दरअसल किराएदार क्या करते हैं कि मुकदमा चलाते रहते हैं और मुकदमे को खींचते रहते हैं और कोर्ट के साथ साथ दूसरे पक्ष का भी समय, धन और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसीलिए ऐसा प्रोविजन किया गया है। इस धारा में यही इंपॉर्टेंट था। अब अगर आप और ज़्यादा अननेसेसरी की डिटेल पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब आप सीधे आ जाइए धारा 22 पर। धारा 22 में धारा 21 और धारा 24 के अधीन जो ऑर्डर दिया गया है उसके अगेंस्ट में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 21 या धारा 24 के अधीन आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। तो इसमें अपील का प्रावधान किया गया है। अब आइए धारा 23 पर। धारा 23 बेदखली के आदेश के प्रवर्तन का प्रावधान करती है, इन्फोर्समेंट ऑफ इविक्शन ऑर्डर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बेदखली के आदेश का प्रवर्तन किस धारा में किया जाता है। अगर प्री में ये क्वेश्चन आता है कि बेदखली के आदेश का प्रवर्तन किस धारा में किया जाता है तो वह किया जाता है धारा 23 में। इसे याद कर लीजिए अभी, धारा 23, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्री में पूछ लिया जाता है और इतने सरल क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। इसलिए धारा 23 आप याद कर लीजिए कि धारा 23 में बेदखली के आदेश का प्रवर्तन किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये कि बेदखली के आदेश का प्रवर्तन कौन सा अधिकारी कराता है, तो इसका उत्तर है नियत प्राधिकारी। अब आप इस धारा को समझिए। दरअसल जब धारा 21 के अधीन आदेश हो गया या धारा 22 में जो अपील की गई और उसमें आदेश हो गया कि किराएदार को बेदखल कर दिया जाए, लेकिन किराएदार साहब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मकान खाली नहीं करूंगा, तो फिर उस मकान मालिक को उसके मकान का कब्जा दिलवाने के लिए नियत प्राधिकारी ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जितने का प्रयोग करना वह आवश्यक समझता है। मतलब जितने ढीठ किराएदार साहब होंगे उनके हिसाब से आवश्यक बल प्रयोग नियत प्राधिकारी कर सकेंगे। दूसरे जो भी ऑर्डर इस धारा के अधीन नियत प्राधिकारी देगा वह अंतिम होगा। तो धारा 23 में धारा 21 और धारा 22 में जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया, जो इविक्शन ऑर्डर दिया, उसके इन्फोर्समेंट करने का प्रावधान है। अब आते हैं धारा 24 पर। धारा 24 भवन से बेदखल किए गए किराएदार के पुनः प्रवेश के विकल्प का प्रावधान करती है कि जब किरायाधीन भवन किराएदार से उस भवन के स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त करा लिया जाता है, लेकिन जिस आधार पर भवन की निर्मुक्ति की गई थी उस आधार का भवन स्वामी बाद में अनुपालन ही नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आपके विचार से क्या करना चाहिए। देखिए हुआ क्या कि किरायाधीन भवन था तो मकान मालिक ने कोर्ट में जो ग्राउंड दिया उस ग्राउंड के आधार पर कोर्ट ने वो भवन मकान मालिक के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया और मकान मालिक अपनी बात से फिर गया और उस जिस आधार के आधार पर उसने भवन निर्मुक्त कराया था उस आधार का अनुपालन ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आपके विचार से क्या करना चाहिए। इस स्थिति में जब भवन स्वामी कोर्ट के उस ऑर्डर का और जिस आधार पर खुद उसने भवन की निर्मुक्ति कराई थी उसी का पालन नहीं कर रहा है, तो धारा 24 के अंतर्गत भवन स्वामी उसी किराएदार को उस किरायाधीन भवन में पुनः प्रवेश कराने के लिए दायी बनाया जा सकता है। समझ में आया आपको। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि किन किन परिस्थितियों में किराएदार को पुनः प्रवेश कराया जा सकेगा। तो यह परिस्थितियां एक एक करके मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, भवन स्वामी ऐसे किसी व्यक्ति को भवन अध्यासन में दे देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा ऐसे अध्यासन दिए जाने की अपेक्षा थी। भाई जिसको भवन देना चाहिए था उसको तो भवन दिया नहीं,
बल्कि वह तो किसी और को ही दे रहा है, तो फिर ये अदालत में अपनी बात से मुकर गए ना। तो फिर क्या किया जाएगा? किराएदार को पुनः प्रवेश करा दिया जाएगा। किराएदार को पुनः प्रवेश क्यों कराया जाएगा? क्योंकि इनके ग्राउंड पर किराएदार को बेदखल कर दिया गया था। तो जब बेदखल उसे कर दिया और मकान मालिक अपनी बात से मुकर गए, तो फिर उस किराएदार को पुनः प्रवेश करा दिया जाएगा। अथवा उस भवन का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए भवन स्वामी करता है जिसके लिए उसे निर्मुक्त किया गया था। तीसरा है, भवन जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात अध्यासन करने का प्रस्ताव था, उस निर्माण के पूरा होने के दिनांक से 1 महीने के भीतर या अगर नियत प्राधिकारी द्वारा यह अवधि बढ़ाई गई है तो उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर उस पर अध्यासन नहीं करता है। यानी कि जब उस भवन पर निर्माण के बाद में या पुनर्निर्माण के बाद में अध्यासन करने का प्रस्ताव था, तो मकान मालिक उस पर अध्यासन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में चौथा ग्राउंड है, ऐसा भवन जिसे गिराया जाना प्रस्तावित था, उसका कब्जा पाने के दिनांक से 2 महीने के भीतर नहीं गिराता है, या अगर ये अवधि बढ़ाई गई तो उस बढ़ाई अवधि के भीतर नहीं गिराता है, तो नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश ऐसे कार्य या लोप के दिनांक से 3 महीने के भीतर आवेदन पत्र दिए जाने पर मकानदार को यह आदेश दे सकता है कि भवन का अध्यासन बेदखल किए गए किराएदार को दे दे। दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गई ये वाली उपधारा? देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि मकानदार ने जिस आधार पर भवन को निर्मुक्त कराया और बाद में उसने खुद ही उस आधार का पालन नहीं किया, तो उसने तो अपने वृक्ष की जड़ खुद ही काट ली अपने हाथों। इसका मतलब तो ये है कि मकान मालिक ने झूठ बोलकर किराएदार को बेदखल करा लिया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप बताइए? ऐसी परिस्थिति में तो यही एक ट्रीटमेंट होगा कि अब उसी किराएदार को दोबारा उसी भवन में बसने का मौका दिया जाए, और यही धारा 24 की उपधारा 1 भी करती है। अब आते हैं धारा 24 की उपधारा 2 पर। धारा 24 की उपधारा 2 के अंतर्गत जीर्णावस्था वाले भवन को ध्वस्त किए जाने के पश्चात स्थल पर नए भवन के निर्माण कर दिए जाने पर मूल किराएदार को पुनः आवंटित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है। आपको ये उपधारा 2 को समझ में आई? आप बैरेट खोलिए और धारा 24 की उपधारा 2 देखिए। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि यदि मकानदार धारा 21 की उपधारा 1 के खंड खा के अधीन, अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि धारा 21 आपने पढ़ी थी पहले, तो धारा 21 की उपधारा 1 के खंड खा में क्या था? अगर आपको याद हो तो उसमें जीर्णावस्था वाला ग्राउंड था। तो उसी ग्राउंड की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर भवन जीर्णावस्था में है और मकानदार ने निर्मुक्ति आदेश भी प्राप्त कर लिया उस ग्राउंड पे, और फिर उसने उस जीर्ण हालत वाले भवन को तोड़वा दिया और उसकी जगह नया भवन बनवा लिया, तो यदि जो मूल किराएदार जो उस भवन में रहता था जिससे कि वह भवन निर्मुक्त कराया गया था, अगर डीएम को एप्लीकेशन देकर उस भवन को किराए पर लेने की प्रार्थना करे, तो डीएम उचित विचार करने के पश्चात उसको वह भवन अलॉट कर सकता है। अब आपको इस उपधारा का लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, धारा 21 की उपधारा 1 के खंड खा में मकान मालिक ने भवन के जीर्णावस्था यानी कि गिरताऊ हालत में होने के कारण भवन की निर्मुक्ति मांगी, ताकि इस गिरताऊ भवन को गिराकर वह उसकी जगह एक नए भवन का निर्माण करवा ले। अब उसमें किराएदार साहब रह रहे थे, तो इन्होंने उस भवन को तोड़वाने और उसकी जगह नया भवन बनाने के लिए उस किराएदार को उस भवन से बेदखल करा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह उपधारा ये कह रही है कि जब नया भवन बनकर तैयार हो गया तो उसी किराएदार को जिसको बेदखल किया गया था आप पुनः उसी भवन को अलॉट कर दें। तो उसी किराएदार को पुनः भवन अलॉट करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें
और इसे विधि के अन्य विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। धन्यवाद।